the people being paid by the British government are definitely gonna tell you exactly how accurately good the British government is doing. Now, why would the Gen Z of India want to unseat the power? Hi everyone, welcome to the Patriot Pair podcast, where we present our views on the raging issues, from geopolitics to culture and everything in between. So let's get into today's topic. इन रिसेंट ईयर्स बांग्लादेश, नेपाल एंड ऐसे कुछ प्रोटेस्ट देखकर बीबीसी का अंदर का कॉलोनियल माइंडसेट जाग उठा और उन्होंने ये आर्टिकल पोस्ट कर दिया। उसकी हेडलाइन थी Gen Z rising, why young Indians aren't taking to the streets. अब इसमें फॉर सम रीजन बीबीसी को बहुत दिक्कत हुई है कि अनलाइक बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया का जेन जी, इंडिया का यूथ प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, सड़कों पे क्यों नहीं निकल आया। फॉर आई हैव नो आइडिया व्हाई दे एक्सपेक्ट दैट वुड हैपन। जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को, कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हुई कि नेपाल के प्रोटेस्ट देख के कि इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे ही बीबीसी को तो उन लोगों से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। बीबीसी सीम्स टू बी मोर ready for such a thing happening in India, and BBC has been ready for such a thing since independence, actually before independence, but we'll get into all of that. Let's first dissect कि इस आर्टिकल में ऐसा था क्या। हेडलाइन तो आप देख ही रहे हैं कैसी फ्लेमिंग है, विद द होप शायद हेडलाइन आई कैचिंग है, थोड़ी क्लिक बेटी है, मे बी कंटेंट में कुछ बेटर लिखा हो। I have low hopes, but let's check it out. One of the most problematic portions of this article was right at the beginning, where I quote, "In Nepal, young protesters brought down a government in just 48 hours last month. In Madagascar, a youth-led movement toppled its leader. Frustrated Indonesians, worried about jobs, forced concessions from the government after protest against rising living costs, corruption, and inequality. And in Bangladesh, anger over job quotas and corruption brought regime change last year. In India, there have been faint sparks of discontent, from the anti-Indira Gandhi protests of the mid-70s to recent campus movements. India's student activism has captured attention, yet experts remain skeptical that it could unseat the central government like in Nepal or Bangladesh. now why would the Gen Z of India want to unseat the power? Why would we want to remove the government? ये कैसा सवाल है बीबीसी? ये कैसा एनार्किस्ट माइंडसेट है? इंडिया में फॉर द मोस्ट पार्ट एवरीवन इज सैटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट। श्योर 100% किसी का बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, नो वन इज डूइंग परफेक्टली, एंड ट्रस्ट मी, नो वन इज एलिजिंग कि बीजेपी इज परफेक्ट। द करंट गवर्नमेंट इज नॉट परफेक्ट बाय एनी मीन्स, लेकिन जो कारण थे जिसकी वजह से जेन जी प्रोटेस्ट, एज दे आर डबिंग इट, हैपेंड इन मल्टीपल कंट्रीज जो उन्होंने मेंशन करी है, वर नॉट द सेम सिचुएशंस जो इंडिया में है। इंडिया जैसी सिचुएशन तो नेपाल के जेन जी मांग रहे थे कि काश हमारे यहाँ भी ये सिचुएशन हो, एंड बीबीसी को फॉर सम रीजन ऐसी क्या दिक्कत है? व्हाट डू यू थिंक, हाउ बैड डू यू थिंक situations are in India, or do you know situations are not bad in India but you are trying to make it so? अब बीबीसी ने ये प्रोटेस्ट इंडिया में, फायरी बट मोस्टली पीसफुल प्रोटेस्ट इंडिया में क्यों नहीं हो रहे, इसके कुछ कारण भी दिए हैं, इसी आर्टिकल में दिए हैं। बीबीसी के अकॉर्डिंग ओवरआर्चिंग रीजन ये है कि जेन जी फ्रैगमेंटेड है इंडिया में, यानी कि सबके अपने अपने छोटे छोटे इश्यूज हैं और एक ऐसा कोई बाइंडिंग इशू नहीं है जिसके लिए वो गवर्नमेंट से किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट या डिमांड करें। The other thing they have pointed out is overall इंडिया में पावर इज क्वाइट डिसेंट्रलाइज्ड एज अपोज टू नेपाल, जहाँ पे बहुत सेंट्रलाइज्ड पावर है, एंड तो जहाँ पे यहाँ अगर इश्यूज आते हैं तो जेनजी या यूथ को लोकल लेवल पे इश्यूज है, दे डू नॉट हैव मच ऑफ अ प्रॉब्लम विद द फेडरल गवर्नमेंट। प्लस यहाँ इलेक्शन एक्चुअली होते हैं एंड फेयरली होते हैं, तो जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है वो पोलिंग बूथ पे दिख जाती है एंड वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ऑल्सो नेपाल, जिसके लिए दे वर क्राइंग सो मच कि वहां जैसी प्रोटेस्ट क्यों नहीं, वेल नेपाल हैड अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, सो आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट, सीरियसली इट्स ऑब्वियस। आई मीन वी काइंड ऑफ नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट। They tried to illustrate such many reasons कि इंडिया का यूथ फ्रैगमेंटेड है along the lines of religion, caste वगैरह वगैरह, as generally BBC ट्राई करता है कि ये इशू बनाए, but actual reason simply ये है कि Gen Z is quite satisfied with things as they are right now. Fringe सब जगह होता है, हर देश में होता है, ऐसा pocket of people होता है जो करंट गवर्नमेंट से खुश नहीं है। देयर इज अ रीजन व्हाई 100% वोट्स करंट गवर्नमेंट को कहीं भी नहीं मिलते हैं। ऑब्वियसली ऑपोजिशन हर जगह होता है, तो ऑब्वियसली नॉट एवरीवन इज इन सपोर्ट ऑफ द करंट गवर्नमेंट,
पर उस चीज को ऐसे ओवर आर्चिंग इशू बनाना इज shoddy रिपोर्टिंग which is much in line with It is BBC. typical of BBC. And there's another thing. इंडिया का जेन जी सेटिस्फाइड होने के यू डोंट नीड टू लुक एट स्टडीज, यू डोंट नीड टू लुक एट द इंटेलेक्चुअल्स. आपको सिर्फ स्टार्ट्स और बड़ी बड़ी स्टडीज देखने की जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली गो ऑन द रोड एंड आप ये देख सकते हैं कि इंडिया में यूथ ने आईफोन 17 खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइंस लगाई. जो लोग इतने सेटिस्फाइड हैं और इतने एफ्लुएंट हैं. And no, that wasn't just the politicians के बच्चे. इतनी लंबी लाइनें के आईफोन्स खत्म हो जा रहे हैं. Yeah, that's just one metric. Simply, yes, Gen Z on multiple fronts is satisfied, पर BBC इस बात से खुश नहीं है. And ये headline in itself was a very badly veiled attempt कि वो कुछ तो लोगों के मन में इशू आग नहीं है लगाए. तो क्रिएट करा जाए. बीबीसी ने एक और रीजन कोट करा था रिगार्डिंग पीपल बीइंग अनएम्प्लॉयड और मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें उन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दी. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16.4% है. ये ग्लोबल एवरेज से काफी कम है. जो अपॉर्चुनिस्टिक एम्प्लॉयमेंट के लिए मूवमेंट है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इज एग्जैक्टली दैट. वो अपॉर्चुनिटी के लिए है, वो जरूरत के लिए नहीं है. It is not because of a lack. हाँ, एम्प्लॉयमेंट है, पर बेटर एम्प्लॉयमेंट अगर लेट्स से किसी हरियाणा वाले को दिल्ली में मिल रही है तो दे आर मूविंग टू दिल्ली. इट्स नॉट दैट उनके पास हरियाणा में जॉब नहीं है या किसी और स्टेट में जॉब नहीं. इसका मतलब ये नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है. 16.4% एज स्टेटेड, लेकिन दैट्स लोअर देन ग्लोबल एवरेज. पर बीबीसी को तो अपना नैरेटिव बनाना है. Yes, that has always been the case with BBC pre and post partition, and let's get into that now. बीबीसी का एक ओवरआर्चिंग पैटर्न रहा है जो कि एंटी इंडिया और एंटी हिंदू रहा है. इनका एक कॉलोनियल माइंडसेट शुरू से ही चलता आ रहा है. एंड दैट इज आल्सो एग्जेम्प्लीफाइड बाय दिस स्टडी. 2022 की स्टडी है इन द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन गैजेट बाय आर.के. जग्गी. इसमें इंडिया में बीबीसी टेलीविजन न्यूज की रिपोर्टिंग को एनालाइज करा फ्रॉम 1940 टू 1955 और उसमें यह पाया गया कि इनका एक कंसिस्टेंट कॉलोनियल बेल्ट दिखा है. एंड वो इस चीज से भी एग्जेम्प्लीफाई होता है कि इससे पहले तक इनका इंडियन गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके रिगार्डिंग एक पॉजिटिव एटीट्यूड था. 1947 के बाद से 1955 की जो फुटेज है उसमें ज्यादातर ये दिखता है ब्रिटिशर्स के इंडिया से जाते ही, इंडिया के इंडिपेंडेंस होते ही सडनली बीबीसी को इंडिया में गरीबी दिखने लगी और डिवीजन दिखने लगा और कास्ट वगैरह के इश्यूज दिखने लगे. इससे पहले Religion based issues दिखने लगे. हाँ, इससे पहले इंडियन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी. सडनली Indian सरकार, हाँ. which is the Brits, ब्रिटिश इंडियन सरकार, वो तो सब ठीक कर रहे थे as per BBC. the people being paid by the British government are definitely gonna tell you exactly how accurately good the British government is doing. Also one thing जो constantly neglect कर दी जाती है, BBC paid है by the government. लोग इस बात को भूल जाते हैं कि BBC is actually paid by the British government. वो उनका दूरदर्शन है. Of course वो anti India and pro British बात करेंगे. Some of their exemplary shoddy journalism has been summed up very well in this video by Anand Ranganathan, and we'll just show you that for a quick summary. In 2018, BBC pulled down its report on Indian fake news because the report itself relied on fake news. In 2016, it retracted its report claiming a protest march against bombing in Syria attacked an MP's house. In 2011, it apologized for Primark for a fictitious child labor Bangalore story. In 2015, it published the fake claim that India was funding MQN. And the supreme irony is, the recent BBC documentary slandered Modi, who has been fact-checked by the Supreme Court, but it didn't fact-check those they call on the documentary to slander, brandished at a sword point by Modi's Hindutva Brigade, was authoritatively debunked by none other than the Chief Information Commissioner of India, who went to the trouble to not only locating the family but also the doctor. From spurious Rwanda genocide documentary to a blatantly one-sided coverage of the recent Delhi riots, to blaming Hindu hierarchy for Muslims, Dalit, to claiming Kaziranga poachers were victims, to EVM hacking conspiracies, to spreading fake news about a Sikh policeman getting death threats for saving a Muslim, to calling terrorist Burhan Wani a rebel leader. The Beeb has done it all for the sake of propaganda. इंटेलेक्चुअल्स को जनरली स्टडीज और रिसर्च पेपर्स ही समझ में आते हैं. उनको सामने दिखता वो फैक्ट भी फैक्ट तब तक नहीं दिखता है. जिन इंटेलेक्चुअल्स की हम बात कर रहे हैं जो बीबीसी को कोट करते हैं, उन लोगों को सामने फैक्ट नहीं दिखता अनलेस वो एक रिसर्च पेपर में है. फॉर दो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जनरल पब्लिक, हम वो रिसर्च स्टडीज भी, वो रिसर्च पेपर्स भी, वो एकेडमिक स्टडीज भी यहाँ पे आपके लिए शो करते हैं. 2021 में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में अपनी पीएचडी थीसिस के लिए एक स्कॉलर ने ये प्रेजेंट किया. हाउस ऑफ लॉर्ड्स बीबीसी चार्टर रिव्यू रिटन एविडेंस 2006 फ्रॉम हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस. इनसाइड यूके रिपोर्ट स्पॉटलाइट ऑन द बीबीसी
February 2024. और ऐसे कई सारे और इंस्टांसेस हैं जो बीबीसी की नॉट सो रीसेंट हिस्ट्री में थ्रू आउट मिलेंगे आपको, विच यू आर फ्री टू गो एंड लुक इनटू योरसेल्फ, क्योंकि बीबीसी का एक ओवरआर्चिंग पैटर्न रहा है पहले से, बट अब इन रीसेंट फ्यू इयर्स स्पेशली उन्होंने अपना ये एंटी हिंदू, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का पूरा जाल बहुत जोर से पुश किया है, सो मच सो कि ये लिटरली उनके हायर रेवेन्यू जनरेशन से लिंक्ड है। दे नो लेफ्ट बायस, लेफ्ट लीनिंग वाले आर्टिकल्स ज्यादा चल रहे हैं, ज्यादा बिक रहे हैं, दैट इज व्हाट इज पुशिंग देयर मनी। तो जहां पैसा है वो वहीं जा रहे हैं। एज लेफ्ट लीनिंग तो वो शुरू से रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लेफ्ट बायसेस, इट्स आल्सो पैसे के रिगार्डिंग हेट और जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो ज्यादा एंगेजमेंट फार्म करते हैं। बीबीसी इतना पुराना हो चुका है, दे नो दे विल गो ऑब्सोलीट इफ दे डू नॉट गिव इनटू लेफ्ट बायस कंटेंट एंड हेट फार्मिंग। इनफैक्ट इस पे भी एक स्टडी है। 2022 में आईआईएमसी की एक रिपोर्ट आई जिसने 500 हेडलाइंस का एनालिसिस करा इन सर्टेन ओवरआर्चिंग पॉपुलर पब्लिकेशंस जो मेन स्ट्रीम मीडिया की कैटेगरी में आप क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड फाउंड दैट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स वर फियर, हेट, वायलेंस, हिंदू, मुस्लिम, काव एंड नाउ अगर आपको इनमें से कुछ वर्ड्स सुनाई नहीं दिए, दैट वाज डेलिबरेट बिकॉज परहैप्स YouTube डज नॉट अलाउ दैट। हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये लोग इन चीजों का पूरा दुरुपयोग कर सकते हैं। and you're free to go check out the report जिसमें you can read all the words. You will find the link in the description. एक और फन फैक्ट अबाउट बीबीसी, पिछले कुछ डेकेड्स में 20-30 साल में इनके जो भी हिंदू रिलीजियस एडिटोरियल के लिए जो एडिटर्स रहे हैं वो मुस्लिम्स रहे हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम हैव बीन मुस्लिम, बट मोस्ट ऑफ देम हैव बीन मुस्लिम। सो हिंदू रिलीजियस मैटर्स पे मुस्लिम्स बीबीसी में लिख रहे हैं। I don't think we need to say anything else to that. You're free to draw your own conclusions. BBC की ये repeated pattern देख के you can clearly see, obviously at the end of the day, हाँ जिसने आर्टिकल लिखा उस पर blame absolutely जाता है कि अगर वो shoddy journalism करते हैं, लेकिन BBC का जो अगर ये repeated pattern है, it is only a fair conclusion to draw कि BBC का भी कहीं ना कहीं bias है और ऐसी चीज़ों में हाथ है। इस तरह का कंटेंट प्रोपगेट करना, वी आर नो वन टू यूज दिस सॉर्ट ऑफ अ फ्रेज फ्रीली, लेकिन ऐसी फेक न्यूज प्रोपगेट करना, इस तरह का शॉर्डी जर्नलिज्म प्रोपगेट करना, ऐसे लोगों को कॉन्स्टेंटली प्रमोट करना, पुश करना और हेट फॉर्मेट करना। हाँ, you're hate mongering, you're just trying to clickbait of creating problems for a nation where you do not have any stakes anymore. Please get over your colonial hangover. ये है, इनको बहुत जोर से है। हाँ, काफी। But then at the end of the day, if you look at it, BBC ऐसा obsolete platform है कि the general public in India really doesn't give a flying rat's behind over them. Not even just in India anymore. BBC has been obsolete for some time और उनको ये बात पता है। And वो अपने ही देश में credibility खो चुके हैं, तो हम तो क्या ही बोलें उसके बारे में। They have been hook, line and sinker taken down by ideologies of left and propagating religious hate and fear mongering. उस पे भी हम बना सकते हैं एक सेगमेंट, अगर आप लोग चाहते हैं तो do tell us in the comments. Specific to India, general population obviously doesn't really care much about them, but इनका data, इनकी so-called reports are used by the intellectuals, those, you know, the academicians, the hate mongers, जिनको एक्चुअली अपना बस आइडियोलॉजी, अपनी एक टॉकिंग पॉइंट को प्रमोट करना है और जो गवर्नमेंट ग्रांट्स पे जीते हैं, हाँ, और फिर उसी गवर्नमेंट को डिमीन करते हैं, अनलेस उनके पसंद की गवर्नमेंट। बीबीसी बेसिकली उनके लिए हाथ में थाली में परोस के दे देता है, ये लीजिए, ये हमारी रिपोर्ट है, आप इसे यूज करिए। एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट इवन ब्लेमिंग द पीपल इन इंडिया फॉर यूजिंग बीबीसी स्टफ, क्योंकि obviously they're going to use it. They make it so easy. BBC makes it so easy to use their data and their shoddy journalism. Now इसका solution क्या है? And the best thing we can think of is इसके बारे में पता जरूर होना चाहिए कि ये BBC करता क्या है, इस तरह के organizations करती क्या हैं. And call out when they're हाँ, do not pay any mind to these organizations. In fact, when somebody cites BBC as a source, laugh at them. Yeah, feel free to ridicule them. Admonish.
admonish. Anybody who's serious about any kind of journalism, अगर आपको सच में कुछ साइट करना है, अगर आपको सच में डेटा शो करना है, you would not be citing BBC. I'm not saying BBC का सब कुछ गलत होता है, लेकिन इससे ज्यादा तो विकिपीडिया ठीक होता है. at least if someone is throwing BBC का talking point at you, take it with a grain of salt and अपनी research खुद करें. Do not blindly believe BBC ever. We say don't blindly believe us or the BBC. Please do your own research. Always. That is something we encourage every single time, and it is implied in जिन videos में हम बोलते भी नहीं है, वहाँ please assume it is implied. We could mess up somewhere. And इसीलिए we provide you the tools जिसके थ्रू आप अपनी research कर सकते हैं. जो research papers हमने cite करे हैं वो हम description में डाल देंगे. And do feel free to reach out through comment section and tell us if you find anything that's wrong with our videos. और अगर आपको किसी चीज में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए and if you need any kind of help, we could point you to the direction जहां से हमने अपनी इन्फॉर्मेशन उठाई है. But and always fact check us, please. yes, BBC would mostly not say that. BBC counts on you not to say that. And the left liberal media and other media outlets जो बैंक करते हैं कि आप अपनी रिसर्च ना करें, they will quote you again as in a previous video हमने mention करा था, the triangulation loop. This is what BBC's contribution is to that whole system of misinformation. The circular loop of the media, जिसमें एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल को साइट करता है, और हमने ये पहले भी डिस्क्राइब करा है. BBC इन चीजों में अकेला नहीं है. वॉशिंगटन पोस्ट ने रिसेंटली LIC एंड अडानी के ऊपर एक पूरा मिसइंफॉर्मेशन लूप छापा है. न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर I could do a whole segment on today I thought about. बिकॉज न्यूयॉर्क टाइम्स की भी ऐसे जैसे BBC की हिस्ट्री रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स की भी अपनी हिस्ट्री रही है ऑन हाउ दे एब्सोल्युटली misappropriate, misrepresent and misinform the public. कई सालों की हिस्ट्री है. Oh yeah, hundreds. As a last note, simply BBC की बातों को take it with a grain of salt. अपनी research खुद करें. And Gen Z in India is not volatile, and Gen Z in India is not as deranged as BBC journalists कि वो अच्छी खासी अपनी लाइफ को छोड़ के अपने ही पैसों की पब्लिक प्रॉपर्टी जलाने चल देंगे ऐसे लोगों की बातों में आके. यहाँ पे फायरी बट मोस्टली पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होने वाली. यहाँ पे कैसी भी प्रोटेस्ट नहीं होंगी. आजादी गैंग might shout for it, पर वो भी नुक्कड़ नाटक और गाना ही तो करते हैं. but वो fringe है ना. Again, as I said, fringe exists. Overarching form में most of Gen Z is satisfied. Please stop fantasizing about trouble in India. Please stop fantasizing about overthrow of government in India by Gen Z and social media and on the ground protests. We're not gonna burn stuff. We're not gonna burn anything. Actually, they're not going to stop fantasizing. But what we can do is laugh at them when they do. Because जो बेवकूफ है वो तो अपनी बेवकूफियों में लगा ही रहेगा. हमें उसमें इंडल्ज करना जरूरी नहीं. Yeah, in the least, call it out for what it is and don't take it as the truth. That is something we can do as good citizens of the nation. Believe your eyes before the words of someone else. And again, always fact check. And if you have anything you want to tell us, or if you just want to say hi, do make sure to make use of the comment section. Do like, share and subscribe. And we'll see you next time.